नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार की भी बात करें तो बिहार में उपचुनाव काफी रोचक नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों में मतदाता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के विधायक रहे जो सभी सांसद बन चुके हैं। अब इस सीट पर बीजेपी, जेडीयू, राजद, भाकपा माले के साथ ही प्रशांत किशोर किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में 4 सीटों पर जो उपचुनाव में जिस तरह से मतदान हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसमें महागठबंधन के साथ ही जन स्वराज पार्टी और बीजेपी के लिए यह चुनाव वर्चस्व की लड़ाई बना हुआ है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और लगातार ये बात हम कह रहे हैं कि बिहार में किन सीटों पर मतदान हो रहे हैं। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर मतदान हो रहे हैं और मतगणना 23 नवंबर को होगी और उसके बाद बिहार में 4 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका रिजल्ट 23 नवंबर को होगा। हमारे साथ बिहार से संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर जो मतदान हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं और कितनी संख्या में कहा जाए कि मतदाता पहुंच रहे हैं और वोट किस तरह से पड़ रहे हैं? सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? तमाम व्यवस्था है। बिल्कुल, देखिए अनिल, 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस विधानसभा के उपचुनाव में सेमीफाइनल माना जा रहा है और फाइनल अभी बाकी है। यानी 2025 का चुनाव जब फाइनल होगा तो उसके नतीजे क्या होंगे वो समय और वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं ये एक तरह से सेमीफाइनल मैच है और सेमीफाइनल में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है जन स्वराज उतर चुकी है। उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं और चारों सीट पर अपने प्रत्याशी उन्होंने दे दिए हैं। तबातोड़ रैलियां और प्रचार की गई और एक तरफ लालू यादव को भी इमामगंज में भी चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। यानी कहीं ना कहीं इमामगंज भी काफी कांटे की टक्कर है। वहां पर भी जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी की जो बहू है वो है और ऐसे में एक तरफ आरजेडी के प्रत्याशी हैं। पहले से अगर देखा जाए तो 4 में से 3 सीटों पर जो कब्जा रहा है वो आरजेडी का रहा है। यानी महागठबंधन के जो घटक दल हैं 2 उम्मीदवार जो है वहां से कह सकते हैं कि माले के रहे हैं और एक सीट पर आरजेडी का दबदबा रहा है। तो इस बार जो है आरजेडी जो है 2 सीटों पर दावा की है और ऐसे में बक्सर के रामगढ़ में जो सीट पर चुनाव कह सकते हैं कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं और दूसरी ओर बात करें तो इमामगंज से भी आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो इस बार जो है कह सकते हैं कि जो है कह सकते हैं कि इस बार जो है काफी कांटे की टक्कर है और चारों सीट पर अगर चुनाव अगर एनडीए जीत जाती है या जन स्वराज की पार्टी अगर जीत जाती है तो कहीं ना कहीं इस बार का अंदाजा 2025 का लग जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार भी तय करेंगे कि वो किसके साथ गठबंधन में रहेंगे। नीतीश कुमार अभी फिलहाल एनडीए के गठबंधन में है। अगर कहीं अनिल अगर ये सीटें आरजेडी के खाते में चली जाती है यानी महागठबंधन के खाते में चली जाती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। ये उम्मीद और आशंका लगाई जा सकती है। नीतीश कुमार संभावनाओं का खेल जरूर खेलते हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से संभावनाएं जो असर बिहार में है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार में किस तरह से हवा का रुख जो है वो नीतीश कुमार पहले ही परख लेते हैं। तो उन्हें इस बात का अंदाजा है और इस बार उन्होंने अपने प्रत्याशी जेडीयू से मनोरमा देवी को भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार जेडीयू, बीजेपी और जन स्वराज और महागठबंधन यानी कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान है और तबातोड़ रैलियां हुई और रोड शो हुआ। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी रोड शो किया तो वहीं लालू प्रसाद यादव को भी चुनाव प्रचार के लिए उतरना पड़ा इस उपचुनाव में। कहीं ना कहीं इसकी चुनौती जन स्वराज दे रही है। अगर जन स्वराज अगर एक भी सीट ले आती है तो कहीं ना कहीं इस बार दोनों बड़ी पार्टियों के लिए सोचने का विषय हो जाएगा। एक तरफ महागठबंधन और दूसरी ओर एनडीए, यानी दोनों पार्टियों को खास तौर पर सोचना होगा कि आखिर 2025 की जो रणनीति बनाने वाले हैं वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं जन स्वराज अगर बाजी मार जाएगी इस चुनाव में तो जो स्थितियां दिख रही है उससे लगता है कि इस बार जन स्वराज का लड़ाई
पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और आर पार के मूड में है। और जब 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे बिहार के उपचुनाव के, तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि नीतीश कुमार उस वक्त तय करेंगे कि क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे या फिर वो कहीं ना कहीं महागठबंधन यानी इंडिया घटक के दल के साथ जा सकते हैं। तो ये संभावनाओं का खेल नीतीश कुमार पहले ही जानते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं हर बात का अंदाजा पहले ही हो जाता है कि अगर कहीं महागठबंधन इस खेल में जीत जाती है 4 सीटों पर से, तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। यह अंदाजा लगाया जा सकता है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि 2025 कुछ भी हो जाए नीतीश ही रहेगा, यानी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से महागठबंधन साथ जा सकते हैं, ये आशंकाएं लग रही है। और इस चुनाव से साफ हो जाएगा कि अगर महागठबंधन जीत जाती है 3 सीट भी, तो नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है आने वाले 2025 के चुनाव में। जी अनिल, सीटों पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें सुबह से ही मतदाता पहुंचे और काफ़ी उत्साह के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तैयारी की गई है, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं आपने देखी है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और करीबन अभी तक देखा जाए तो 45% वोट जो है वो पड़ चुके हैं 4 सीटों के लिए और कुछ ऐसी सीटों पर 47% वोट हो चुके हैं, यानी मतदाता काफी उत्साहित हैं। जो चुनाव आयोग की तरफ से दावे किए जा रहे थे उस दावों पर कहीं ना कहीं मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दावा किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना पहली प्राथमिकता है और जो वोटर हैं उन्हें मतदान केंद्रों पर ले जाना पहुंचाना की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने जो बीरा उठाई थी उसमें उन्हें सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था हर बूथ पर की है और यानी पूरी व्यवस्था के साथ जो है वोटरों को मतदान केंद्रों पर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी जो ली गई थी वो मतदान केंद्रों पर दिख भी रही है और सुबह से ही काफी उत्साहित होकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई जगहों पर 6 बजे तक मतदान होंगे तो कई गया के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4 बजे तक ही मतदान होंगे, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मतदान रहा। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी खबरें आ रही है जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि जो है कह सकते हैं कि रामगढ़ में चुनाव वोटिंग डालने के दौरान तरारी में 2 पक्षों के बीच जो है झड़प भी हुई है जिसमें एक व्यक्ति का सिर भी फूट गया है और दूसरे पक्ष के लोगों को चोटें आई है। बीटा पंचायत के धर्मपुर गांव बूथ संख्या 223 पर एक पार्टी के वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था, यानी कहीं ना कहीं रामगढ़ में वोटिंग के बीच शराब से भरा टैंकर भी जब्त किया गया। यानी ये जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को इस वक्त हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 पक्षों के बीच मारपीट भी हुई है जिसमें एक व्यक्ति का सिर भी फूटा है और शराब की टैंकर भी बरामद की गई है। यानी बूथ संख्या 223 पर 2 पार्टियों के बीच विवाद हुआ है और दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का शंका था कि जो है एक पार्टी एक पक्ष के ओर वोट डाला जाए, यानी इसको लेकर ये विवाद हुआ है और इसको लेकर कहीं ना कहीं रामगढ़ में जो है शराब की टैंकर भी बरामद की गई है। यानी जो धन बल का प्रयोग जो कहते हैं ना चुनाव में वो किया जा रहा था जिसका आशंका थी और इस बात की सूचना जब पुलिस को प्रशासन को मिली तो फिर वहां पर पुलिस ने धर दबोचा है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू हो गई है, चुनाव आयोग ने पूरी जांच शुरू कर दी है और इस वक्त रामगढ़ और तरारी इस तरह की घटनाएं हुई है जहां रामगढ़ में वोटिंग के दौरान जो है शराब की टैंकर जब्त हुई है, वहीं तरारी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है जिसमें एक व्यक्ति की सिर भी फूट गया है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे थे चुनाव आयोग की तरफ से, ये 2 खबरें जो अभी सामने निकल के आई है वो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारियां भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो है बड़ा मामला सामने आ गया है, यानी तरारी और रामगढ़ में। जी अनिल, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर जो मतदान हो रहे हैं उपचुनाव के, तो इसमें महागठबंधन की ये 4 सीटें थी जो अब जो सांसद जो बने उसके बाद ये सीट खाली हुआ। तो अगर बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने तमाम कोशिश की है और साथ में प्रशांत किशोर ने भी तमाम
कोशिशें की, लगातार वहाँ जनसभाएं की, लोगों से मिले और सबसे बड़ी बात उन्होंने शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है बिहार में। रोज़गार की उन्होंने बात की, पलायन को रोकना है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी अगर जीतती है तो पलायन रुकेगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कई बातें उन्होंने सीधे सीधे आरजेडी और जेडीयू दोनों पर हमला करते हुए बीजेपी को भी उन्होंने घेरा। तो उपचुनाव में जनता का जो मूड है वो किस ओर आप देख रहे हैं, क्योंकि 23 नवंबर को ही उसका फाइनल रिजल्ट होगा कि प्रशांत किशोर ने भी कितना दमखम लगाया। जी बिल्कुल, देखिए इस बार लोगों की जो राय मेरे सामने आई है उसमें कई तरह की बातें सामने निकल कर आई है नील, और जो वोटर जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंस में है और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार विकास का मुद्दा और रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रोजगार की बात को प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और एक तरफ आरजेडी भी बात कर रही है कि जब हमारी सरकार बनी 2020 में तब हमने जो है 5 लाख नौकरियां देने की बात कही और 5 लाख नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव ने जो किया उसका फायदा कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अनिल, याद होगा आपको 2024 में जो है चुनाव हुए हैं, अभी हाल के दिनों की बात करें तो लोकसभा का चुनाव बीता है और जिस तरीके से आरजेडी की खाता भी नहीं खुला था 2020 के चुनाव में, वो माफ कीजिएगा 2019 के चुनाव में खाता भी नहीं खुला था आरजेडी का, और इस बार जो है आरजेडी ने 4 सीटें लोकसभा में जीतने का काम किया। तो अब जो है इसका फायदा 2024 में आरजेडी को मिला कि जहां पर 4 सीटें जहां जीरो थी आरजेडी वो 4 सीटें आई और लालू यादव ने एक एक पिच तैयार किया, एक एक प्लेयर को खड़ा किया और ऐसे ऐसे बल्लेबाज उन्होंने उतारे जहां पर करारा जवाब, जहां मोदी लहर है, मोदी फैक्टर है, नरेंद्र मोदी फैक्टर है, उस फैक्टर में अगर 4 सीटें भी आरजेडी लेकर आ रही है तो एक बड़ी बात होती है। 2019 में और 2014 के चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में आरजेडी का खाता भी खुला और 2020 के चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस आरजेडी ने किया था। लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो जदयू बनी थी। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, अगर इसमें महागठबंधन की 4 सीटें अगर जीत जाती है या 3 सीटें भी जीत जाती है तो यानी कहीं ना कहीं जनता अभी भी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के जो प्रमुख है प्रशांत किशोर, वो लगातार देखिए लगातार ये शिक्षा की बात उठाए हैं, लगातार उन्हें पलायन की बात उठाई है, गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया है। वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि चारों के चारों सीट, उन्होंने कई सभाओं में कहा कि चारों की चारों सीट सीधे सीधे जन स्वराज पार्टी की तरफ होगा। और उन्होंने दावा करते हुए, हालांकि दावे तो सभी किए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को ही उनके पार्टी का गठन हुआ, तो जितना ज़्यादा रामगढ़, तरारी, बेलागंज और सबसे ज़्यादा इमामगंज में उन्होंने लोगों से मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखा है। तो क्या लगता है, एक तो नई पार्टी है और कितना जनता प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पर उम्मीद कर सकती है और प्रशांत किशोर को कितना उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर 2 सालों से पद यात्रा कर रहे हैं जी। और लगातार वो पद यात्रा करके चल रहे थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे, घर घर गांव जा रहे थे, गांव के पगडंडियों पे पैदल चल रहे थे और कैंप लगाकर गांव के बीच रह रहे थे और वो बात कर रहे थे, वो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि आज भी बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। आज भी जब हम गाँव में जा रहे हैं तो लोग, गाँव के युवा नजर नहीं आते, बुजुर्ग व्यक्ति नजर आते हैं, महिलाएं नजर आती हैं, लेकिन आज भी युवा दूसरे राज्यों में जाकर अपने काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार नहीं है और उन्होंने शराबबंदी को सीधे तौर पर नकार दिया और कहा कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराब दिखती जरूर नहीं है लेकिन बिकती हर जगह। अगर उस पैसे को हम शिक्षा में लगाएंगे, रोजगार में लगाएंगे और अगर वो 500 करोड़ रुपए की बात है कि नुकसान है बिहार को, तो 500 करोड़ जब आएगा तो उस पैसे को हम शिक्षा में लगाने का काम करेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को पहले कलम से उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे। वो सीधे तौर पर यही बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा बेहतरीन कराएंगे। जब लोगों को शिक्षित होंगे
तो जाहिर सी बात है कि उनको रोजगार मिलेगा और बिहार में ही नौकरियां लोग करेंगे, अपने परिवार के बीच काम करेंगे, तो उन्हें दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस मुद्दे को पहले से ही तेजस्वी यादव उठा कर रखे। अब देखना होगा कि ये जो 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उससे साफ हो जाएगा कि आखिर जनता किसकी ओर है। जनता अभी भी किस पे भरोसा जता रही है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जनता इस बार बदलाव के मूड में है और विकास के मुद्दे पर और रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रही है। यानी जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इस बार फिर से किसे लाना है। क्या नीतीश कुमार को ही फिर से जिताना है या फिर से नीतीश कुमार को एनडीए के साथ रहकर मुख्यमंत्री बनाए रखना जनता का काम है। यानी कहीं ना कहीं जनता क्या चाहती है ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन जनता का अनुमान यही लग रहा है कि इस बार भी जनता वही चाहती है जो पिछले बार उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत कर आए थे, वो बदले गए हैं। जी वो देखने वाली बात है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए, 23 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन पता चलेगा कि कौन रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट के विधायक होंगे। ये तो जनता पर निर्भर है और जनता जनार्दन ही आगे क्या जनादेश देती है। आपको बता दें कि यहाँ पर होने वाले उपचुनाव काफ़ी रोचक रहा। चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के विधायक रहे जो सभी सांसद बन चुके। अब इसी सीट पर जो खाली हुआ सीट, उसी पर उपचुनाव हुए। बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, राजद, भाकपा माले के साथ साथ प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो लगातार सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और अपनी ओर कोशिश की है कि किस तरह से हमारी पार्टी को मत मिले। अब सीधे ये भी कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल था। अब 23 नवंबर का इंतज़ार होगा, तब जब खुलेगा ये इन विधायकों जो प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा कि कौन वहाँ से विधायक बनेंगे। ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।